नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का टेस्ट जो हम लोग कर रहे थे फ्रेंड्स, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आपके आने वाले एग्जाम जो आपका बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, रेलवे, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको डेली प्रैक्टिस सेट आपको 6 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ 6 PM में आप लोग जरूर जुड़िएगा। और पीसीएस मेकर चैनल को फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए आज हमारा सेट नंबर 7 है और 7 का जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। इसका फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी ज्वाइन हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध है। तो देखिए चोल, ये जो चोल जो था ना फ्रेंड्स, वो क्या था कि दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। अगर बात करते हैं चोल की स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने चोल की स्थापना किया था। और 9वीं से 12वीं शताब्दी, याद रखें 9वीं से 12वीं शताब्दी तक यहाँ के महान शासक राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम थे। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम यहाँ के महान शासक हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की राजधानी लाहौर को बनाई थी। लेकिन जब इल्तुतमिश इसका बना शासक, तो इल्तुतमिश क्या किया कि लाहौर से फिर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अगर हम बात करते हैं क्या, ये मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये जो है वह दिल्ली से कहाँ ले गया था, तो दौलताबाद ले गया। लेकिन बाद में फिर दौलताबाद से दिल्ली ही ले गया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया था। और याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को ही हम लोग रक्त पिसासु के नाम से जानते हैं। रक्त पिसासु के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। और विरोधी तत्व का मिश्रण भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। विरोधी तत्व का मिश्रण भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए थे, वो कौन था। देखिए अगर हम बात करते हैं कि मुगल का राजपूतों का वैवाहिक संबंध अकबर के समय में हुआ था। मुगलों का राजपूतों का वैवाहिक संबंध जो हुआ था किसके समय हुआ था, तो अकबर के समय हुआ था। अब देखिए हुआ क्या था, अकबर जो शासन किया था वो 1556 से लेके 1605 तक इसका कालखंड था शासन करने का। और याद रखिए क्वेश्चन यहाँ पे बनता है 1562 में अकबर ने क्या किया था, आमेर का अभियान किया था। आमेर का अभियान किया था। और आमेर के राजा कौन थे, तो भाड़बेल। आमेर का राजा कौन थे, तो ये थे भाड़बेल थे। और भाड़बेल जो थे वह कछवाहो वंश थे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कछवाहो वंश से। और इन्हीं की बेटी से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए थे, तो कछवाहो से। 4 नंबर की बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी, तो चीनसूरा थी, चीनसूरा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर की निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था, तो वो जो था वो कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। तो याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय एक शासक था ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वो कौन था, तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय था। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो प्राप्त शाह आलम द्वितीय ने 1765 में दिया था। और याद रखिएगा इलाहाबाद की भी संधि 1765 में हुआ था। और इसका अगर शाह आलम द्वितीय कालखंड की बात करें तो 1759 से लेकर 1806 तक ये शासन पर था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर की हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। देखिए अगर हम बात करते हैं हंटर कमीशन की, देखिए हंटर कमीशन एक शिक्षा से संबंधित था और दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो याद रखिएगा जो शिक्षा से संबंधित था वो हंटर कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1882 में हुआ था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हंटर कमीशन था उसका स्थापना अक्टूबर 1919 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और होगा प्राथमिक शिक्षा और आपका माध्यमिक शिक्षा। अगर ऑप्शन में माध्यमिक शिक्षा भी रहे तो याद रखिएगा कि हंटर कमीशन का संबंध प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 7 नंबर की मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था। देखिए बहिष्कृत भारत ना ये पत्रिका है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, आरंभ किया था। और समाज समता संघ का भी गठन किसने किया था, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। अगला है 8 नंबर की भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। देखिए भारत में अगर हम द्वैध शासन की बात करें तो द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, याद रखिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत, ये ध्यान रखिएगा। मॉन्टेस्क्यू यहाँ पे मॉन्टफोर्ड यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है तो याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार
1919 में क्या हुआ था कि भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। लेकिन याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, याद रखिए 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में प्रारंभ हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे। देखिए बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? तो देखिए लड़ा था पूछा जा रहा है, प्रथम सदस्य नहीं पूछा जा रहा। अगर प्रथम सदस्य पूछता तो होता दादा भाई नौरोजी, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे तो WC बनर्जी, जो हार गए थे। याद रखिए WC बनर्जी क्या हुआ था ना, फिर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में प्रथम भारतीय यही थे और याद रखिएगा ये हार गए थे, ठीक है ना। तो देखिए यार जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, इसकी तुलना ना भारत के लोकसभा से की जाती है। हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना भारत के लोकसभा से की जाती है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि दादा भाई नौरोजी, देखिए ये दूसरे भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़े थे और ये जीते भी थे। तो ये प्रथम सदस्य बनने वाले कौन थे? तो यहाँ पे सदस्य नहीं पूछा जा रहा है, तो प्रथम सदस्य बनने वाले व्यक्ति यही थे दादा भाई नौरोजी। और ये जो दूसरे भारतीय 1892 में लड़े थे, याद रखिए ये 1800 कब लड़े थे? 1892 में लड़े थे और 1892 से लेकर 95 तक ये क्या हुआ था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? देखिए अगर हम बात करते हैं होम रूल लीग का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब गृह स्वशासन। और सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। बिल्कुल आपका सही है। देखिए एनी बेसेंट जो थी ये आयरिश यानी कि आयरलैंड की महिला थी और इनका लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति। और ये जो एनी बेसेंट जो है ना वो कहाँ से, तो मद्रास में क्षेत्र से 1916 में ये इन्होंने शुरू किया था। अगला देखिएगा सेकेंड नंबर पॉइंट आपका है, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित है। ये बिल्कुल सही है कि होम रूल लीग तो ये बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में ही शुरू इन्होंने भी किया था। लेकिन याद रखिएगा ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था और बाकी सभी क्षेत्रों में क्या था, एनी बेसेंट ये कर रहे थे इसका नेतृत्व। अगला आपका कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। हाँ बिल्कुल ये अधिक शक्तिशाली थी। और तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही थी। नहीं मतभेद हो जाएगा तो कहाँ से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और अगस्त घोषणा हुआ था आपका 1917 में, ये भी याद रखिए अंग्रेजों ने किया था अगस्त घोषणा 1917 में। किसने किया था? अंग्रेजों ने। 11 नंबर के निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? देखिए बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा जो है ना वो छोटा नागपुर का भाग नहीं। और एक और बात याद रखिएगा कि छोटा नागपुर से कि भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को, भारत का रूर प्रदेश, रूर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट। देखिए श्री हरिकोटा द्वीप तो सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और यह स्थित है तो पुलिकट झील के निकट, यानी कि पुलिकट झील आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो जनरली पुलिकट झील आपके आंध्र प्रदेश में है, तो राइट आंसर पुलिकट झील हो जाएगा। चिल्का झील आपको पता है कि उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह कौन सा अभ्यारण्य है? तो देखिए पश्चिम बंगाल में जो आपका जो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानस। मानस जो अभ्यारण्य वो कहाँ है? तो असम में स्थित है, असम में। तो यहाँ पे क्या है कि हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। दुधवा आपका यूपी में है जो बाघ के लिए फेमस है। काजीरंगा पता है कि आपको एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा ये असम में है। नंदा देवी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। 14 नंबर की भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? तो कानपुर में अवस्थित है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। खनन क्षेत्र है और खनन यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं गुड़ महिसानी, देखिए गुड़ महिसानी जो है वो किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए फेमस है? तो ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। तालचेर और याद रखिए गुरु महिसानी जो है आपके कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। तालचेर भी आपके उड़ीसा में स्थित है और ये आपके कोयला के लिए, तालचेर कोयला के लिए फेमस है। जादूगोरा झारखंड में यूरेनियम के लिए फेमस है और जावर राजस्थान में जास्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि उत्तर से दक्षिण के अवस्थित के आधार पर भारत के निम्नांकित पतनों को व्यवस्थित कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि सबसे पहले पतन की, तो आपको पता है ये उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा था। उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले गुजरात का कांडला बंदरगाह है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका है नेवा सेवा जो है मुंबई के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद आपका है मार्मुगोवा, ये आपके कहाँ है? तो गोवा में है। उसके बाद आपका न्यू मंगलोर, ये आपके कर्नाटक में है और कोची आपके केरल में है। तो राइट आंसर 4 2 3 1 हो जाएगा।
17 नंबर की अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखिए अमेरिका की जो लिम्पोपो नदी है ना, लिम्पोपो नदी, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को 2 बार अफ्रीका महादेश की कांगो नदी काटती है। याद रखिएगा कि विषुवत रेखा को 2 बार अफ्रीका महादेश की कांगो नदी काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये ध्यान, अब मकर रेखा जो है 2 बार लिम्पोपो नदी को काटती है, तो ऐसे इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे यह पवन है और ये राज्य कौन सा पवन किस देश में बहती है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं। सबसे पहले चिनूक, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहता है, आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपका है बुरन, ये सहारा में बहता है, ये भी सही है। और ये आपका तीसरा है, और देखिएगा कि बिलीजार्ड जो है वो चिली में नहीं बल्कि यूएसए और कनाडा में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सामूम जो ईरान में बहती है, तो ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा एंटीसोल क्या है? तो देखिए एंटीसोल जो है ना, ये नए जलोढ़ मिट्टी को एंटीसोल कहा जाता है। और एंटीसोल कहते हैं जलोढ़ मिट्टी को। आपको पता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। और सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो खादर मिट्टी ही होती है। अगला देखिए यहाँ पे देश और इसकी राजधानी, अगर हम बात करते हैं तंजानिया, तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। अगला आपको केन्या, केन्या की राजधानी की बात करें तो केन्या की नैरोबी है। अगर बात करें नामीबिया, नामीबिया की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा बिंडहोक। और मोरक्को की राजधानी क्या है? तो रबात। मोरक्को की राजधानी क्या है? तो रबात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने की अधिकार किसको है? तो देखिए विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति। अगला है आपका 22 नंबर की मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? देखिए शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 23 और 24 है, अनुच्छेद 23 और 24। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 23 में क्या है? तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 23 में कहा गया है फ्रेंड्स आप लोगों को कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर मतलब कि प्रतिबंध जो अनुच्छेद 23 में कहा गया। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को उद्योग कारखानों या किसी भी काम में शामिल न किया जाए। ठीक है। अगर अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 19 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है 6 प्रकार के अनुच्छेद 19 में बताया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर के केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो कौन सा है? तो ये जो क्षेत्राधिकार है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। देखिए 3 मामले मुख्य तौर पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, जो अनुच्छेद 131 के तहत 3 मामले सुप्रीम कोर्ट के तहत आता है। और ये 3 मामले जो मुख्य तौर पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 131 के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट देखता है, तो प्रारंभिक हो जाएगा। 24 नंबर की पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यही इसका कारण है। पंचायती राज ये अनुच्छेद 40 में वर्णित है। 25 नंबर देखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, तो कौन सम्मिलित होते हैं? तो संघीय संसद तथा राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य संघ। देखिए संघीय संसद के सभी नहीं, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसमें सभी है और फिर सभी निर्वाचित है, तो ये आपका इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में ना संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी केंद्र शासित के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए कौन कौन जगह, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर की शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो याद रखिए दारा सिकोह को नवाजा था। और याद रखिएगा औरंगजेब का ना शाहजहां साथ नहीं दे रहा था, और औरंगजेब क्या होता है कि जीत जाता है। औरंगजेब क्या करता है, उसके बाद अपने पिता को शाहजहां को कैद करके इसको उसी में मार देता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर कि अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो याद रखिएगा गुजरात में ये फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था किसने? तो अकबर ने किया था। अगला 28 नंबर की अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत का लक्ष्य क्या था? तो देखिए इसका लक्ष्य था कि पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रशय देना। ऑप्शन नंबर सी, 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 29 नंबर कि राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाला था देवेंद्रनाथ टैगोर ने।
अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया था? तो 1911 में। जो आपका तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, तो ये जो था आपका बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे? तो ये कहते किसने? तो ये मेगास्थनी ने कहते, और मेगास्थनी ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, और उपगुप्त थे वो बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त। अगला है आपका 32 नंबर की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण तो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था अशोक ने भी, रुद्रदामन ने भी, और स्कंदगुप्त ने भी पुनर्निर्माण इसको करवाया था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर के आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 34 नंबर की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 35 नंबर की किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढते हुए गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो किसने भेजा था? तो ये भेजा था अकबर ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अकबर। अगला 36 नंबर की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक ही लंबाई सबसे अधिक है? देखिए, प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे लंबाई नदी गोदावरी की है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, और कावेरी की लंबाई है 800 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो कौन सा एक वन क्षेत्र है? देखिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जो ये आपके भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। देखिए, अगर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो देखिए ये जो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, उसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। तो देखिए, सागवान, शीशम, सखुआ, चंदन, ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 38 नंबर है क्या कि काबिनी नदी एक सहायक नदी है। देखिए, काबिनी या याद रखिए भवानी, ये कावेरी की सहायक नदी है। अगर नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा की सहायक नदी तबा, बंजर, शेर, हिरन, ये नर्मदा की सहायक नदी है। तापी की सहायक नदी भोज है, और गोदावरी की सहायक नदी आपका इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। 39 नंबर है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करता है? देखिए, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था, 1914 में किया गया था। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है, तो जिसे हम अरुणाचल प्रदेश और चीन कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहला जो प्राचीन नाम था वो नेफा था। अगला 40 नंबर की पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला 41 नंबर की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 42 नंबर की निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में यह स्थित है, आसियान का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? देखिए, कौन सा संविधान में शब्द नहीं थे? तो देखिए, गणतंत्र थे, देखिए विश्वसनीय और गैर धार्मिक नहीं थे, और यहाँ पे आपका संविधान में समाजवादी शब्द नहीं थे। आपको पता है फ्रेंड्स कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? उसमें 3 शब्द को जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो आपका विश्वसनीय और गैर धार्मिक है ना, ये वर्तमान में आज भी ये नहीं जोड़ा गया, ये शब्द को विश्वसनीय और गैर धार्मिक, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे अगर इनमें से कौन सा पूछा जा रहा है कि नहीं जोड़ा गया? 2, 3 और 4 को नहीं जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2, 3, 4। अगला 44 नंबर की भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? देखिए, राज्य का जो प्रमुख यानी कि देश के प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। अगर बात करें देश के प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार प्राप्त नहीं है? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों ना, अनुच्छेद याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, इनको 15 प्राप्त नहीं है, 16 प्राप्त नहीं है, 19, 29 और 30, ये अनुच्छेद इनको प्राप्त नहीं है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 में यह प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में ये प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 21 प्राप्त है। धार्मिक के बारे में अनुच्छेद 25 ये भी प्राप्त है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इनको प्राप्त नहीं है। 46 नंबर की राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किन पर विनियम बनाने की शक्ति है। तो देखिए ये अनुच्छेद 240 में राष्ट्रपति को विनियम बनाने का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 240 में दादर व नागर हवेली में है, दमन व द्वीप में है, पुडुचेरी में है, गोवा दमन द्वीप में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है। तो ये किस में परिलक्षित होता है, तो प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। अगला 48 नंबर की संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है, ये आपका बिल्कुल सही है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है। और अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अध्यक्ष पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदस्य मतलब कि सदन का सदस्य बनना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं है। देखिए अगर सदन का सदस्य होंगे तभी वो लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे, नहीं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अब अस्तित्व में नहीं है। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। तो आपको पता है कि योजना आयोग का जो मतलब अस्तित्व में हटा गया था 15 अगस्त, याद रखिए 15 अगस्त 2014 को मोदी जी के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके तहत 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, पीसीएस मेकर चैनल के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।